बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम लोगों को नए सेशन में वेलकम करता हूं जी। और एक बात आपको याद करानी है। आपको पता है जब आप एग्ज़ाम के करीब पहुंचते हैं ना, तो 15 दिन पहले एग्ज़ाम के आप अपने आप से एक वादा करते हैं कि या अल्लाह ताला जो जलालत होनी थी इस दफ़ा हो गई है और अगली दफ़ा मैं बिल्कुल पहले दिन से पढ़ना शुरू करूँगा। तो बस आपको ये दो बातें नोटिफाई करनी थी। ये वही वाला अगला सेशन है और ये वही वाला पहला दिन है, ठीक है ना, जहाँ से आपने अपने साथ वादा किया हुआ है कि अब हम पहले दिन से पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। कल से पढ़ेंगे नहीं, आज से पढ़ेंगे। तो जनाब हम पहुँच गए हैं माशाल्लाह। आप में से अक्सर बच्चे PRC से हमारे साथ चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप कैफ 7 में बैठे हुए हैं और ऐसे ही अल्लाह ने चाहा तो 6 महीने के बाद आप फर्म्स के अंदर बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। CA का वो सफ़र जिसका आगाज़ इस बात से हुआ था कि हर आदमी आपको कह रहा था यार CA ना करना, CA ना करना, ये पास ही नहीं करते, ये फुलानी है, ये दिमाग नहीं है, वो सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियों के साथ जो है वो आगे चल रहा है। C लॉ, कंपनी लॉ, अब आप लॉ से वाकिफ़ हो चुके हैं डेफिनेटली। आपने B लॉज पढ़ लिए, फिर आपने टैक्स पढ़ लिया, तो C लॉ भी आपको मालूम है कि ये कंपनी से रिलेटेड लॉ है। ये इस सेंस में वैसे तो एक टेक्निकल लॉ है हमारा, हम कुछ लॉज को कहते हैं ये हमारे साइड सब्जेक्ट हैं। साइड सब्जेक्ट का मतलब होता है यार बस हमें ICAP पढ़ा रहा है ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, लेकिन रियल लाइफ में हमने जाकर इन्हें इस्तेमाल नहीं करना। लगा दो, हमने इसे इस्तेमाल नहीं करना। मतलब B लॉ उसकी एग्जाम्पल है। मतलब कोई पार्टनरशिप का झगड़ा हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट का झगड़ा हो गया, तो ये वाले केसेस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने नहीं देखने होते ज़िंदगी में। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, कोई पार्टनरशिप कर रहा है तो यानी वो ग्रूम हो जाए थोड़ा सा। लेकिन रियल लाइफ में उसने इस लॉ को अप्लाई कोई नहीं करना। लेकिन इनकम टैक्स आपने अप्लाई करना है, वो आपका कोर लॉ था, ठीक है ना। ये वो लॉ था जिसका हमारा साथ चलना ही चलना है सारी जिंदगी। सिमिलरली कंपनी लॉ हमारा कोर लॉ है, ठीक है ना। ये B लॉ की तरह नहीं है कि बस हमने पास करना है। पास तो करना ही करना है, इसको सीखना भी जरूरी है, बिकॉज सारी जिंदगी हमने इसके साथ रहना है, इसके साथ गुजारना है। टैक्स के बगैर, कंपनी लॉ के बगैर इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कहला सकता। हाँ, इकोनॉमिक्स आपको समझ आई थी, नहीं आई थी, पास हो गया, खत्म हो गई कहानी। आपको B लॉ समझ आया था, नहीं आया था, पास हो गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन ये वो वाला लॉ नहीं है। आसान एक बात है, जब हम B लॉ का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे ना तो मल्टीपल लॉज पढ़ रहे थे। एक तो इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम पढ़ा, फिर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, फिर पार्टनरशिप पढ़ी, फिर निगोशिएशन पढ़ी, फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज पढ़े, फिर आर्बिट्रेज के लॉ पढ़े, फिर और डेटा प्रोटेक्शन के, मतलब मल्टीपल लॉज पढ़ रहे थे। एक और आसानी है, अब हमने सिर्फ एक ही लॉ पढ़ना है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2017। एक लॉ है, कोई मल्टीपल लॉज नहीं है। तो एक मिजाज से सारा सब्जेक्ट चल रहा होगा, सारा कुछ चल रहा होगा। एजेंडा बहुत बड़ा कोई नहीं है, टोटल 12 चैप्टर। हम जितना भी स्लो चल लें, जितना भी स्लो चल लें, जो मर्जी कर लें, क्लास में सारा दिन गप्पे लगाते रहें, फिर भी ये टाइम से पहले कोर्स खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व कोई नहीं है। हाँ, टेक्निकल है, समझने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट रेज करने की ज़रूरत है, ज़रा लॉ को अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। यहाँ सवाल रिलेटिवली B लॉ से मुश्किल बनते हैं, बिकॉज ये हमारा कोर लॉ है, इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है सारी ज़िंदगी। लेकिन आसानी है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। हम बिल्कुल आराम से, सुकून से, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हुए सारे पास पेपर भी कर लें, सारे MCQs भी कर लें, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लाइट, लेकिन कोई लोकेशन चेंज करें अपनी थोड़ी सी, पहले देखते हैं। आज हमें असल में हम एक ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के एंगल से, तो भी उसको मुकम्मल होने दें। अच्छा जनाब, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और सिलेबस किस तरह से डिवाइड हुआ हो। जैसे अभी मैंने बोला कि कितना सिलेबस है, 12 चैप्टर है, लेकिन कुछ चैप्टर को ना इकट्ठा करके ICAP ने ग्रिड्स बना रखी हैं, ठीक है ना। मतलब ग्रिड ए जिसका वेटेज है एग्जाम का 15 to 20%, लेकिन ICAP के मुताबिक इसमें कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर नंबर 1 शामिल है, चैप्टर नंबर 2 शामिल है और चैप्टर नंबर 5 शामिल है।
1 इंट्रोडक्शन टू टाइप्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनती कैसे है, कंपनी की टाइप्स कहते हैं। फिर कंपनी के 2 अहम डॉक्यूमेंट्स का जिक्र आएगा चैप्टर 2 में, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। और फिर कंपनी की एक अहम बात शेयर कैपिटल, जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, जिसे आप अकाउंटिंग में खाली कैपिटल बोल रहे होते हैं, इनसे रिलेटेड 3 बातें हम पढ़ेंगे। तो ये कोई हमारा 15 से 20% का एग्जाम वेटेज में आ जाएगा। बी ग्रिड चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 10। 6 में आता है प्रोस्पेक्टस एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कंपनी जब हम बना रहे होते हैं एक अहम डॉक्यूमेंट बनता है विच इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। चैप्टर नंबर 7 मॉर्गेज एंड चार्जेस। चैप्टर नंबर 10 इन्वेस्टमेंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट। फिर तीसरा एरिया आ जाता है, दैट इज चैप्टर 3 डायरेक्टर से रिलेटेड कवानीन, चीफ एग्जीक्यूटिव और इस तरह से रिलेटेड, और कंपनी में जो मीटिंग्स होनी है। कभी I2B में जिक्र आपने पढ़ा था कि कंपनी के अंदर मीटिंग्स होंगी, कंपनी की AGM होगी। अब यहाँ हम उन्हें तफसील से पढ़ेंगे, कौन कौन सी मीटिंग होगी, कैसे कंपनी चलती है, कंपनी में डिसीजंस कैसे होते हैं, ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे होंगे। फिर नेक्स्ट ग्रिड आ गई जी, ग्रिड डी, चैप्टर 9 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जिसे आप डिविडेंड बोलते हैं। कहीं अकाउंटिंग में लफ्ज पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना, कि जब कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कहां, शेयर होल्डर के दरमियान में। उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, डिविडेंड। तो इसके क्या उसूल हैं, क्या ज़ाब्ते हैं, कैसे हमने डिविडेंड देना है, कब देना है, कब नहीं देना है। फिर कंपनी ने सारी अकाउंट्स भी बनाने हैं, जो आप रिपोर्टिंग और उसके अंदर बातें पढ़ रहे हैं ना, वो यहां कवर होता है, अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स। और फिर एक आखिरी एरिया आ जाता है, पहला शुरू हुआ कंपनी को बनाने से ले शुरू करके, और फिर कंपनी को वाइंड अप कर देना, कि अगर हमें कंपनी बंद करनी पड़ जाए तो कैसे बंद होगी। आपने कभी I2B में, यहां आज भी हम इसका जिक्र आएगा दोबारा, कभी I2B में आपने एक लफ्ज पढ़ा था परपेचुअल सक्सेशन, कि कंपनी की लाइफ कोई नहीं होती, इन्फिनिटी लाइफ है। तो कंपनी खुद नहीं बंद हो सकती, जैसे नेचुरल पर्सन है ना, उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन कंपनी की डेथ नहीं हो सकती। अगर कंपनी को बंद करना पड़ जाए तो फिर हम कंपनी को वाइंड अप कर देते हैं। मजे की बात यह है, ये लॉ हम चार्टर्ड अकाउंटेंट का जरिया माश भी है। किसी शख्स ने कंपनी बनानी है तो उसको डे फर्स्ट पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ गई। अब जब तक इस कंपनी ने चलना है, इसके अकाउंट्स का ऑडिट और ये सारा, ये हम ऑडिटर्स ने करना है। और अगर वो बंदा डिसाइड कर ले कि यार मैंने कंपनी चलानी नहीं, मैं तो बंद करने लगा हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बंद भी हम नहीं करके जाना है, ठीक है ना। तो पैदाइश से लेकर दफनाने तक का इंतजाम हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ने करना है। तो हमारी जॉब सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जरिया यही लॉ है। इसी लॉ में लिखा हुआ है कि भाई जो ऑडिट कंपनी का करना है ना, वो ऑडिटर ने करना है। और ऑडिटर कौन होता है, वहां लिखा ऑडिटर वो होता है जो ICAP का मेंबर, वही आप सब बनने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये हमारा सारा प्रोफेशन, हमारी सारी जो जिंदगी का दारोमदार है ना, वो कंपनी लॉ के ऊपर बहुत ज्यादा सारा है। तो ये ओवरऑल एक एजेंडा है जनाब। पेपर का पैटर्न वही है जो तकरीबन बी लॉ का पैटर्न था, 15% MCQs, 35% थ्योरेटिकल क्वेश्चन, रटे वाले क्वेश्चन, और 50% केस स्टडी। अब ये बातें आप ऑलरेडी समझते हैं कि केस स्टडी क्या है और ये सारा कुछ क्या है, बिल्कुल बी लॉ की तरह से ही पैटर्न वही है। अच्छा जनाब, तो वापस आ जाते हैं ठीक है ना। आपको पता है हम अक्सर कोई स्टोरी क्रिएट करके और उसके गिर्द जो है वो टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो जनाब इनका नाम हमने यहाँ पर रमला रख लिया है, और इंटरेस्टेड इन द बेसिक नॉलेज ऑफ, रमला को थोड़ा सा बिजनेस का नॉलेज हासिल करना चाह रहे हैं, अगरचे ये नॉलेज आपने हासिल कर लिया हुआ है, I2B में भी थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ है। इनके एक दोस्त हैं कमला, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है ना। तो ये इससे कुछ सवाल जवाब पूछ रहे हैं। ये बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज हासिल करना चाहता है और ये इसको ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। बस इसने पूछा अगर मैं अकेला बिजनेस करूं तो क्या होगा, अगर मैं अपने साथ बंदे मिला तो क्या होगा। इस तरह की गुफ्तगू इनकी शुरू हुई। इनकी ये वाली जो गुफ्तगू शुरू हुई ना, इसने 2 तरह के बिजनेसेस का नॉलेज देना शुरू किया।
उसने बताया कि देखें वो एक चौधरी नज़र मोहम्मद की एक एग्जांपल शायद मैंने आपको बाटा सर्विस, ये सर्विस के ऑनर थे, ठीक है ना, चौधरी नज़र मोहम्मद। इन्होंने कोई आज से 50-60 साल पहले बिजनेस शुरू किया सर्विस इंडस्ट्रीज का। ये अकेले ही उसके मालिक थे, ये हैंडबैग्स बनाते थे, हाथ से बनाते थे, एक छोटा सा कॉटेज इंडस्ट्री थी, ये सारा काम कर रहे थे। ये बंदा अकेला अपने पूरे बिजनेस का मालिक था। ऐसा बिजनेस जिसमें कोई अकेला ही इंसान उसका मालिक हो, I2B में भी हम ये बात पढ़कर आए हैं, उसे हम क्या कहते थे? सोल प्रोपराइटर कहते थे। और अगर कोई बिजनेस सोल प्रोपराइटर हो तो उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़कर आए हुए हैं। कौन कौन से जी? ऑल एसेट्स आर ओन्ड बाय ऑनर, और नंबर 2 ऑनर इज लाइबल फॉर ऑल लाइबिलिटीज, और तीसरी बात अनलिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट का क्या मतलब था कि अगर इस कारोबार में, बज़ाहिर तो हम कारोबार में उधार ले रहे हैं ना, लेकिन अगर इस कारोबार में लोगों का उधार हम पे ना कर सके तो पहली ऑप्शन तो यही होगी ना, कारोबार में जो चीज पड़ी होगी उसे बेच देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कारोबार की चीजें बिक गई और पैसे पूरे ना हुए तो इसकी जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी बिक सकते हैं। इसकी पर्सनल गाड़ी बिक सकती है, पर्सनल घर बिक सकता है, पर्सनल बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं वो बिक सकते हैं। इसका नाम क्या था? अनलिमिटेड लायबिलिटी। ऐसे ही है ना, ये बात ऑलरेडी हम I2B में भी पढ़कर आए। फिर एक बात हमें पता चली कि यार ये जो बिजनेस है ना, इसमें एक ही आदमी ऑनर होता है। अब हम ऐसे ही अज्यूम करते हैं कि चौधरी नज़र साहब का जो बिजनेस है वो बढ़ गया, अब इसके पास एम्प्लॉयज तो बहुत सारे हैं। सोल प्रोपराइटर में आप एम्प्लॉय जितने मर्जी रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय होता है। आपको बिजनेस चलाने के लिए ऑनर वाली नज़र चाहिए होती है, ऑनर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एप्टीट्यूड चाहिए होता है कि यार उस तरह से आप चीज़ें देखें। तो अब महसूस हुआ कि यार मैं एक काम देखता हूं तो दूसरा खराब हो जाता है, दूसरा देखता हूं तो पहले वाला खराब हो जाता है। तो एहसास हुआ कि यार मुझे अपने साथ कोई बंदे एज ए पार्टनर इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब इन्होंने 1 2 3 4 5, आपको पता है नॉर्मल पार्टनरशिप में 20 तक लोग हो सकते हैं, इन्होंने कुछ लोग अपने साथ ऐड कर लिए। अगर कोई ऐसा बिजनेस हो विच इज को ओन्ड, एक से ज्यादा ऑनर हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं? पार्टनरशिप। तो ये बिजनेस किस में कन्वर्ट हो गया? पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप के मोटे मोटे कवानीन क्या है वो अब बी लॉ के अंदर पढ़कर आए हुए, ठीक है ना। पार्टनरशिप का कैरेक्टर भी ऐसे ही है, ऑल एसेट्स आर ओन्ड बाय पार्टनर्स, पार्टनर आर लाइबल फॉर ऑल लाइबिलिटीज, और इनकी जो लाइबिलिटी हैं ये क्या है? अनलिमिटेड है। बल्कि एक लफ्ज हम और पढ़ के हैं, ज्वाइंटली एंड सेवरली, दे आर ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल। ये सारी कहानी पता चली। जब ये सारी कहानी पता चली तो वो जो दोस्त पूछने आया था उसने कहा ये तो बड़ा खतरनाक काम है, मैं कारोबार शुरू करूं, 10-20 साल में कोई अपनी जायदाद बनाऊं, कोई अपने पैसे इकट्ठे करूं, 10 साल बाद अगर कोई एक नुकसान का झटका लग गया तो वो तो सारा जो पैसा मैंने कमाया होगा वो तो उधर जा सकता है। उसने कहा बिल्कुल, लॉ यही है। यार ये तो बड़ी खतरनाक बात है, फिर कारोबार करने का क्या फायदा हुआ? उसने कहा नहीं यार बात सुनो, एक तीसरी ऑप्शन भी है। तुम एक काम करो, तुम मेरे से क्या बनवा लो? कंपनी बनवा लो। किससे बनवा लो? मेरे से, वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था। उसने कहा वो क्या होती है, कंपनी क्या होती है? उसने कहा मैं बताता हूं। उसने कहा अगर हम कंपनी बना लें, कंपनी में एक से ज्यादा लोग होंगे, लेकिन कंपनी जो है वो क्या होगी? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। उसने कहा ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है? ने कहा ये आपको मैं समझाता हूं कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है। ने कहा यार देखो, जब आप कंपनी बनाओगे ना तो लॉ की नजर में कंपनी एक इंसान की तरह से है, एक पर्सन की तरह से है, लेकिन इसकी आंख, नाक, दिमाग, हाथ पांव नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। बट लॉ की नजर में कंपनी क्या है? एक पर्सन है। और हमारा ऑलरेडी एक उसूल है कि हर पर्सन अपने किए का खुद जिम्मेदार है। यहां हमने इसीलिए लिखा कि लॉ इसको पर्सन नहीं मानता, ना इसको पर्सन मानता।
हम कहते हैं जी ये हमारी सर्विसेज हैं पार्टनरशिप की, ये हमारी पार्टनरशिप है। अल्लाह कहता है हमें नहीं पता, ये आप हो, ये आप हो, ये हम आपको जानते हैं, इसे नहीं जानते। अगर कुछ गलत करोगे तो सजा इसे नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी। यहां भी अगर कुछ गलत करोगे तो सजा इसे नहीं मिलेगी, इसको मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम कंपनी बना लें तो लॉ की नजर चेंज हो जाती है। लॉ कहता है अच्छा ये काम गलत हुआ है, ये तो कंपनी ने किया है, आपको कोई सजा नहीं है। आपको कोई सजा किसे मिलेगी? फाइन किस पे लगेगा? कंपनी पे लगेगा। क्यों? क्योंकि लॉ की नजर में कंपनी एक क्या बन गई है? आर्टिफिशियल पर्सन बन गई। अब कंपनी अलग और इसके ऑनर अलग। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप अलग, पार्टनर अलग। वो कहते नहीं नहीं ये एक ही है, एक ही चीज के नाम है, इन्हें अलग अलग नहीं कर रहा लॉ। लेकिन अब लॉ ने इसको क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। आर्टिफिशियल पर्सन, लिमिटेड लाइबिलिटी। वो कहते हैं यार इन लोगों ने जब कंपनी बनाई, मसलन आप 3 लोगों की कंपनी अभी अज्यूम कर लें, इसने 10 लाख रुपया डाला, इसने 10 लाख रुपया डाला, इसने 10 लाख रुपया डाला। कंपनी का कैपिटल कितना हो गया? 30 लाख रुपया। कंपनी ने कारोबार शुरू कर दिया, चलता रहा, कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ हमने निकाल लिया प्रॉफिट, डिविडेंड की शक्ल में हमारे पास प्रॉफिट आ गया। चलते चलते अचानक कंपनी को कोई नुकसान हो गया, 2 करोड़ का नुकसान हो गया। अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है यार देखो कंपनी की चीजें बेचें, कंपनी के बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं वो लें, कंपनी के नाम पर जो एसेट हैं उन्हें बेचें, कंपनी की जो चीजें उन्हें बेचें। फर्ज किया वो 2 करोड़ का नुकसान हुआ था, वो 1.5 करोड़ की बिक गई हैं, तो 1.5 करोड़ आ गया, ये लोगों के दे दें पैसे जिसके देने वाले हैं। बाकी 50 लाख का क्या बना? वो कहता है ये बस अब आखिरत में मिलने हैं, इनका दुनिया में कोई हाल नहीं है। इनसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई तुम इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हो, ये तो आप पैसे दो, नहीं, ये जिम्मेदार नहीं है। इनकी जिम्मेदारी क्या थी? जो इन्होंने पैसा कंपनी में लगाया था वो डूब गया। इन्होंने 10-10 लाख रुपया लगाया था ना, इनका वो 10 लाख क्या हो गया है? डूब गया। या कुछ प्रॉफिट पड़ा हुआ था कंपनी में, अभी इन्होंने घर नहीं लेके गए थे, जो प्रॉफिट घर चला गया वो भी चला गया, वन वे ट्रैफिक है, वो वापस नहीं मंगवा सकते, वो भी चला गया। हाँ, जो कंपनी में चीजें पड़ी हैं उनके मालिक ये हैं, बस इनकी लाइबिलिटी है कि ये चीजें बेचें और पैसे पूरे कर लें, अगर पूरे हो गए हैं, और अगर पूरे नहीं हुए तो बस नहीं हुए, कोई बात नहीं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन इसे अभी हम और जरा थोड़ा और डिटेल में चलेंगे। अभी इसके अंदर कंपनी का तीसरा कैरेक्टर आ गया, सेपरेट फ्रॉम इट्स। कंपनी अलग, मेंबर अलग, कंपनी अलग, मेंबर अलग। वो कहता है ये गलती किसने की है? कहता कंपनी ने। कहता सजा किसे मिलेगी? मेंबर को नहीं मिलेगी। वो कहता कंपनी डिफॉल्ट हो गई है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बात आम इंसान कहता है यार ये फ्रॉड हुआ है, ये लोग इतनी जायदादें लेके बैठे हुए हैं, हुकूमत करती कुछ क्यों नहीं? हुकूमत क्या करे? लॉ अलाउ ही नहीं कर रहा। लॉ कह रहा है इसको बेचें, कंपनी को बेचें, ठीक है ना? तो कंपनी कैसे है? सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। अच्छा जी, लीगल राइट्स, जैसे हर इंसान है ना उसके राइट्स हैं, नेचुरल पर्सन के राइट्स हैं। आपको राइट कौन देता है? आईन पाकिस्तान। आपकी कुछ लाइबिलिटीज भी हैं, ठीक है ना? ऐसे ही अब कंपनी के कुछ राइट्स हैं और कंपनी की कुछ लाइबिलिटीज भी हैं। मसलन राइट क्या है? कंपनी अपने नाम से चीजें खरीद सकती है। मसलन कंपनी ने गाड़ी खरीदनी है ना, इस गाड़ी का ऑनर कौन होगा? कंपनी। सर्विसेज, कंपनी ने लैंड खरीदनी है, लैंड के ऑनरशिप पे किसका नाम लिखा होगा? सर्विसेज का। कंपनी ने लोन लेना है, लोन किसके नाम आया? सर्विसेज के। कंपनी कैन ओन एसेट्स। सिमिलरली कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट खुल सकता है, पार्टनरशिप के नाम पे बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता, सोल प्रोपराइटरशिप में अकाउंट नहीं खुलता। वो अकाउंट आप ही होते हैं, आप ही जिम्मेदार हैं। पार्टनरशिप में ज्वाइंट अकाउंट खुल जाएगा, लेकिन पार्टनरशिप के नाम का अकाउंट नहीं होगा। फिर हम पार्टनर हैं, हमने कहा यार एक गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी पार्टनरशिप के नाम पे नहीं आ सकती।
किसी पार्टनर के नाम पे आएगी। आर्टिफिशियल पर्सन अपने नाम से एसेट्स नहीं खरीद सकता, सॉरी उल्ट हो गया, जो लोग पर्सन नहीं है वो नहीं खरीद, आर्टिफिशियल पर्सन खरीद सकता है, ठीक है ना। तो राइट्स, कंपनी के लीगल राइट्स यही हैं कि कंपनी अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकती है, कंपनी अपने नाम से एसेट्स बना सकती है, कंपनी अपने नाम से लोन ले सकती है, ट्रांजैक्शन अपने नाम से कर सकती है, और कंपनी की अपनी लाइबिलिटीज है, कंपनी अपने साइन कर सकती है स्टैम्प की शक्ल में, ठीक है ना। कंपनी हैव इट्स लीगल राइट्स एंड लीगल लाइबिलिटी, दी ऑब्लिगेशंस। हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं, बिल्कुल, हाँ खत्म हो, वाइंडिंग अप हो जाएगी कंपनी, वाइंड, अगर उसे कहते हैं ना बैंकक्रप्ट हो गई है। बैंकक्रप्ट होने का मतलब यही है, एक कंपनी ने 5 करोड़ लोगों के देने हैं, सारी चीजें बेची तो 4 करोड़ इकट्ठा हुआ, तो कंपनी क्या हो गई, बैंकक्रप्ट हो गई। 4 करोड़, उसका आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे ये, अब हमने कैसे बंद करनी है। एक बंदा अपॉइंट करेंगे, वो सारे एसेट बेचेगा, सारे पैसे इकट्ठे करेगा, जो रेशो होगी लोगों में बांट देगा, जो बाकी रह जाएंगे जाया हो गए पैसे आपके, इन्हें फिर भी नहीं छेड़ेंगे। कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है, लेकिन इन बंदों के जो पर्सनल एसेट्स हैं वो एट स्टेक नहीं गए। ये कॉन्सेप्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी का। इसकी एक कॉस्ट है, क्या कॉस्ट है, टैक्स। गवर्नमेंट कहती है यार अगर ये वाले मजे लेने हैं ना, ये लाइबिलिटी का ये एस्पेक्ट एंजॉय करना है, तो यू हैव टू पे 35% टैक्स। और अगर आपने ये जिल्लत और रुसवाई एंजॉय करनी है तो फिर ऐसे शुरू 5%, 7.5%, 12% टैक्स में पड़ के है ना। फिर कॉरपोरेट की फीसिस हैं, SECP की फीसिस हैं, कंपनी बनाने की फीसिस हैं, कंपनी बनाने की एनुअल कॉस्ट है, फला है, फला है, फला है। कभी ये लफ्ज आपने पढ़ा था उधर I2B में कि जो ये वाले इदारा है, कंपनी है, इसकी कंप्लाइंस कॉस्ट ज्यादा है? याद है ये लफ्ज, कंप्लाइंस कॉस्ट। इसमें हमारी कंप्लाइंस कॉस्ट आ रही होगी, हमें बहुत सारी चीजों का ख्याल करना पड़ रहा होगा। किन चीजों का ख्याल करना पड़ रहा होगा, वही तो पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली। इसका मतलब हुआ आगाज किताब का कैफ 7 का भी यहीं से हो रहा है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ बिजनेसेस, वन इज सोल प्रोप्राइटर, अदर इज पार्टनरशिप एंड द नेक्स्ट इज कंपनी। अच्छा जनाब, वही करेक्टर छोटे छोटे से और फिर इन्हें एक्सप्लेन करेंगे बाद में। डेट्स एंड लाइबिलिटीज कंपनी अपने नाम से करेगी, कंपनी इज लाइबल नॉट इट्स ऑनर, ऑनरशिप ऑफ द एसेट, किसके नाम पर एसेट होंगे, कंपनी के नाम पे, कंपनी ओन इट्स ओन एसेट्स, राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर। कौन, किसको कहते हैं हम, जिससे पैसे किसने लेने हैं, कंपनी ने लेने हैं। ये पैसे किसके हैं, कंपनी के हैं, ठीक है ना। डेटर ओज टू कंपनी, मैनेजमेंट बाय। अब ये कॉन्सेप्ट हमने देखना है, यहां नया आएगा, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। यहां तो बुलेट पॉइंट्स में अभी डिस्कस हो रहा है यार कंपनी चलेगी कैसे। वो कहता है कंपनी, मसलन ये कंपनी के शेयर होल्डर तो कितने भी हो सकते हैं ना। फर्ज किया आप 2000 शेयर होल्डर है, 2000 मेंबर्स हैं, मालिक हैं, तो अब 2000 मालिक हैं, अगर ये सारे ही रोज दफ्तर आ जाएंगे तो फिर तो चल गई कंपनी। 2000 लोगों को बिठाने के लिए तो एक बहुत बड़ा प्लाजा चाहिए होगा, तो कंपनी चलेगी कैसे। वो कहते नहीं नहीं यार ऐसे नहीं होगा, इन्हें सारों को बुलाना नहीं है। मैनेजमेंट कौन करेगा, वो कहता है जब कंपनी बन जाएगी ना, हम एक मीटिंग करेंगे जिसका नाम AGM रख देते हैं फिलहाल। उस मीटिंग में ये सारे मेंबर आकर ना एक इलेक्शन करेंगे, और ये 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, 15 लोग, बस मैक्सिमम तकरीबन इतने, इनको सिलेक्ट कर लें। दे आर कॉल्ड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी ये चलाएंगे, बस ये लोग देखा करेंगे कंपनी, बाकी सब लोग घर जाएं। इन्हें साल में 1-2 दफा कुछ अहम बातें हैं जो कभी इनसे पूछनी होगी तो इन्हें बुला लिया करेंगे। जब इन्हें बुलाया करेंगे तो उस मीटिंग का नाम AGM रख दिया करेंगे, कभी साल में 1 दफा। इन्होंने रोज कोई नहीं आना, इन्हें घर बैठे पैसे मिलेंगे। ये एक किस्म के इन्वेस्टर बन गए।
ठीक है ना, इन्होंने नहीं आना, ये बीओडी बनेगा, इन्होंने कंपनी चलानी है। और कैसे चलानी है ये सारा हम इस लॉ में यही बातें ऑब्वियसली पढ़ने के लिए है। तो मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर, कंपनी इज मैनेज बाय इट्स डायरेक्टर्स। लाइबिलिटी टू पे, हु इज रिस्पॉन्सिबल? कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल। जाहिर है कंपनी का टैक्स है, कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल। लीगल ऑब्लिगेशन, कौन जिम्मेदार है? कंपनी जिम्मेदार है। इन सारी बातों की टोटलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्या कह रहे हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट लीगल एंटिटी। इसको क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, जब हम यहां पहुंचते हैं ना, तो हम अकाउंटेंट्स का, जैसे आपने टैक्स में देखा था ना कि बाद दफा आपकी अकाउंटिंग और टैक्स कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे थे, ठीक है ना। अकाउंटिंग कुछ कह रही थी, टैक्स कुछ कह रहा था। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन किसी और तरह कैलकुलेट कर रही थी, टैक्स वाले किसी और तरह कैलकुलेट कर रहे थे। इसी तरह आप जब अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, तो ये जो एक कॉन्सेप्ट मैंने भी बोला ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, अकाउंटेंट सारी चीजों को सेपरेट लीगल एंटिटी मानता है। अकाउंटिंग में जब आप बुक कीपिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप सोल प्रोप्राइटर को भी सेपरेट लीगल एंटिटी तस्वुर करते हैं। इसीलिए तो जो मालिक का पैसा लगा होता है, आप उसे कंपनी की किताबों में क्या दिखाते हो? कैपिटल, और कैपिटल मींस लायबिलिटी पेएबल टू ऑनर। बात समझ आई है? लेकिन लॉ ऐसे नहीं कह रहा। लॉ कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, ये भी नहीं है। लॉ कहते हैं सिर्फ कंपनी को हमने माना है कि ये सेपरेट है, इस कंपनी में ये कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। अकाउंटेंट तो सोल प्रोप्राइटर की बुक कीपिंग भी सेपरेट एंटिटी के कॉन्सेप्ट से पढ़ता है। कभी आपने ये अंसारी साहब से डायलॉग सुना होगा कि यार कारोबार अलग, मालिक अलग, ठीक है ना। ये किसकी उर्दू कर रहे हैं हम? सेपरेट लीगल एंटिटी की उर्दू कर रहे हैं कि भाई मालिक अलग है। किताबें हम किसके एंगल से लिख रहे हैं? बिजनेस के एंगल से लिख रहे हैं। लेकिन लॉ इसको नहीं मानता। लॉ तो कहता है नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं है। जैसे लॉ वो लीज को दो हिस्सों में कर देते थे ना, अलग अलग, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, ऐसे अलग अलग। अच्छा जनाब, कंपनी, अब यही सारी बातें जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं, ये अब आपकी किताब में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। साथ साथ हम बुक रीडिंग कर देंगे जहां जरूरत पड़ेगी, ताकि आपको ये फीलिंग ना आए कि यार पता नहीं को कैसे पढ़ समझ आएगा, क्या होगा। सारा कुछ ऐसे इंशाल्लाह चल रहा होगा हमारा। कंपनी देन आर्टिफिशियल पर्सन, ये कॉन्सेप्ट सारा मैंने आपको समझा दिया है। हम इसमें बात करते हैं, ये वही पॉइंट्स आगे सारे के सारे। कंसीक्वेंस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट पर्सनैलिटी का क्या मतलब है? सेपरेट लीगल एंटिटी। वो कहते हैं अगर कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है तो इसका क्या नताइज निकले हैं, क्या कंसीक्वेंसेस निकले हैं? वो कहता है जी, नंबर 1, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द ऑनर ऑफ द बिजनेस। पहला नतीजा तो ये बार आया, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल। वो कहते हैं ऑनर अलग है, कंट्रोल अलग है। मैंने एक कंपनी में शेयर खरीदे, मैं कौन हूं? ऑनर हूं, लेकिन मैं डायरेक्टर नहीं हूं, कंट्रोल मेरा नहीं है। कंट्रोल किसका चल रहा है? बीओडी का चल रहा है, ठीक है ना। अब ऑनर होना और कंट्रोल होना अलग अलग हो गया। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसे नहीं है, ऑनर भी मैं हूं, कंट्रोल भी मेरा है, ठीक है ना। लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से क्या हुआ? मैं हो सकता है बहुत सारी कंपनीज का ऑनर हूं, क्योंकि ऑनर होने का क्या मतलब है? उसमें शेयर हो। शेयर कितने हो ये तो नहीं पता। मसलन एक बच्चा है, उसने वो आ गया, अब सीए में आ गया, थोड़ा सा पढ़ लिया, बी लॉ पढ़ लिया, अब सी लॉ पढ़ लिया, अब उसे कुछ बातों की समझ आई। उसने कहा अच्छा थोड़े थोड़े से पैसे मेरे पास होते हैं, तो व्हाई नॉट मैं इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दूं। अब उसने जनाब थोड़े से पैसों के शेयर खरीदने शुरू कर दिए। कुछ उसने किसी टेक्सटाइल मिल के शेयर खरीद लिए, निशात मिल के खरीद लिए, कुछ उसने सीमेंट की फैक्ट्री के, डीजी सीमेंट के खरीद लिए, कुछ उसने किसी बैंक, अस्करी बैंक के शेयर खरीद लिए, कुछ किसी इंश्योरेंस कंपनी के शेयर खरीद लिए, थोड़े थोड़े करके हैं।
मैंने अस्करी को ज़रा ताकि तो वो बरक़ात साथ शामिल रहें इसलिए अस्करी ली, ठीक है ना, सादा कंपनी नहीं ली, ठीक है ना। तो अस्करी कंपनी के, अस्करी बैंक के खरीद लिए, सीमेंट भी अस्करी कर लो, ठीक है ना। तो अच्छा जनाब, अब थोड़े दिन के बाद वो घर गया ईद की छुट्टियों पर, वो कज़न मिला, उसने कहा क्या कर रहे हो आजकल, अब कर सीए रहा। उसने कहा यार बस कुछ ख़ास नहीं कर रहा, एक मैंने शुगर मिल लगाई है, 2 मेरी टेक्सटाइल मिले हैं और एक बैंक भी खोला है, एक इंश्योरेंस कंपनी है। क्या बात है यार, इतनी तरक्की कर गया ये। मैं कहा यार तुम, अब उसने इसकी तरफ ऐसे करके देखा, कहते हैं हुलिये से तो नहीं लग रहे हो तुम अभी। अब ये बोल तो सच रहा है, ऑनरशिप तो इसी का नाम है। हाँ, इनमें से किसी भी कंपनी में गया, इन्होंने अंदर नहीं घुसने देना। कंट्रोल इज समथिंग एल्स, ठीक है ना। तो सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल। तीसरा कंसीक्वेंस आ गया, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपेचुअल। वो कहते हैं यार कंपनी का एक मजा ये है कि कंपनी की ऑनरशिप को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। कितनी आसानी से किया जा सकता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते पढ़ाते मैं इधर आया अपने मोबाइल पर, मैंने अपनी स्टॉक एक्सचेंज की ऐप खोली और उधर शेयर देखे ऐसे पढ़ाते पढ़ाते ही, और मैंने बेचना था बेच दिया, फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। आपको पता भी नहीं चला सर ने शेयर बेच भी दिए या खरीद भी लिए। लेकिन क्या मैं इस पढ़ाते पढ़ाते के दरमियान में अगर मेरा कोई सोल प्रोपराइटर का बिजनेस है वो ऐसे बेच सकता हूँ? कोई पार्टनरशिप ऐसे कर सकता हूँ? आप पार्टनरशिप पढ़ कर आए, नहीं बाकी पार्टनर से ये इजाजत लेनी पड़ेगी, फलां होगा, ये होगा, ये होगा। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपको आज़ादी है। एक खास तरह की कंपनी में आप जिसे चाहें बेच दें, जैसे चाहें बेच दें। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह तीसरा, तीसरे की जगह चौथा बंदा आता जाएगा, कंपनी खत्म नहीं होगी, कंपनी की डेथ नहीं होगी, ऑनर बदलते रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा जनाब, फिर यही बातें लिखी हुई हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी हैव सेवरल कंसिक्वेंस, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द ऑनर ऑफ द बिजनेस, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन को थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं। वो कहता है जी द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय एंड शेयर्स आर एंड शेयर होल्डर आर इट्स। वो कहते हैं यार हम एक काम करते हैं, असल में ये समझे ये एक बिजनेस है पूरा। अब इंसान ने ना जब कंपनी बनाने का कॉन्सेप्ट सीखा ना, तो उसने देखा यार बड़ी बड़ी कंपनीज बनेंगी, एक बंदे के पास इतने पैसे नहीं होंगे, तो उन्होंने क्या किया, कंपनी के छोटे 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 यूनिट बना लिया। आप ऐसे समझें ये एक इमारत है, ये एक बहुत बड़ी कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, हम ये बनाना चाहते हैं। हमने कहा यार इस बिल्डिंग को बनाने में अगर एक ईंट लगती है ना, तो फर्ज किया 20 रुपए की ईंट आती है, फिर ऊपर करते 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 हमने कहा ये ना 200 रुपए की पड़ेगी एक ईंट फाइनल बिल्डिंग तैयार होने में। तुमने कहा चलो ठीक है। हमने लोगों को कहा यार ये एक बिल्डिंग बनानी है, इसमें 10 लाख ईंटें लगनी है टोटल, जिसने जितनी ईंटें खरीदनी है खरीद ले। आपके पास 50 ईंटों के पैसे थे, किसी के पास 100 के थे, किसी के पास 1000 के थे। अब ये सब क्या बन गए हैं, ऑनर बन गए। वो जो मिनिमम यूनिट है ना ऑनरशिप का, यहां हमने किसको लिया, ब्रिक्स को लिया, ईंट को लिया, ये मिनिमम यूनिट ऑनरशिप का है। ऐसे ही हम कंपनी को डिवाइड कर लेते हैं और कंपनी का एक शेयर आम तौर पर 10 रुपए का बना देते हैं। मतलब आप कहते हो ना यार मैंने एक टेक्सटाइल मिल में ऑनर बनना है, इफ यू हैव 10 रुपीज तो एक शेयर आप खरीद सकते हो, बस आप ऑनर बन गए। अब लोगों को बताते रहे जी डीजी सीमेंट का मैं मालिक हूं, निशात मिल का मालिक हूं। टेक्निकली आप झूठ नहीं बोल रहे, रोजा नहीं खराब हो रहा आपका, है बात ठीक है, बात समझ आ रही है। तो वो जो मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर। अब कुछ लोगों के शेयर ज्यादा होंगे, कुछ के कम होंगे, जिनके ज्यादा होंगे वही इलेक्शन में इलेक्ट होके बीओडी में आ जाएंगे, उनका कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन एक बात है, जब ये कंपनी पैसे कमाएगी
जितना प्रॉफिट होगा उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। फर्ज किया जी 2 रुपए आए एक शेयर के अगेंस्ट, अब आपके पास तो एक ही शेयर था तो आपको डिविडेंड कितना आ गया 2 रुपए, लेकिन एक बंदे के पास 1 करोड़ शेयर थे, उसको 2 करोड़ डिविडेंड चला गया, लेकिन पर शेयर डिविडेंड बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो डिविडेंड निशात मिल से मियां मंशा को मिलेगा वही आपको मिलेगा पर शेयर, लेकिन क्योंकि मियां मंशा के शेयर ज्यादा हैं उसे एब्सोल्यूट टर्म में तो बहुत बड़ी अमाउंट मिलेगी आपके मुकाबले में, लेकिन पर शेयर बराबर ही मिल रही होगी। तो यही बात लिखी है जी, कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर एंड द शेयर होल्डर आर इट्स ऑनर। अच्छा जनाब, एनी लीगल पर्सन कैन ओन शेयर इन अ, क्या लिखा हुआ है, एनी लीगल पर्सन, ये नहीं लिखा हुआ एनी पर्सन। इसका मतलब है कंपनी के शेयर खरीदने के लिए पर्सन होना जरूरी है, नेचुरल पर्सन होना जरूरी नहीं है। एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, मसलन डीजी सीमेंट जो है वो निशात मिल लिमिटेड में शेयर खरीद सकती है क्योंकि ये पर्सन है ना। बात समझ आई? R2 पढ़ रहे हैं, शुरू हो गया ना R2 आज से, कंसोलिडेशन आएगी ना, पढ़नी शुरू कर दिए? अच्छा, जो 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 पढ़े है ठीक है ना। तो कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट कहां से राइज होता है? अगर ये ना होता कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर खरीद सकती है तो कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट ही ना राइज होता। इसीलिए लॉ क्या कह रहा है? लॉ कह रहा है कि एनी लीगल पर्सन कैन ओन शेयर इन अ, एक कंपनी दूसरी कंपनी में भी शेयर, क्योंकि कंपनी चीजें अपने नाम से खरीद सकती है ना। अच्छा जी, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप बेची भी जा सकती है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कुछ कर, अभी मैंने समझाया कि तो क्लास पढ़ाते पढ़ाते बेची जा सकती है। और फिर आखिरी बात आ गई परपेचुअल सक्सेशन यानी परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अच्छा जी, फिर आ गया जनाब, यही बातों को थोड़ा सा लिख दिया, हु कैन ओन शेयर। अब एग्जामिनर समटाइम इसी तरह छोटे छोटे सवाल आपसे पूछना शुरू करता है। तो एनी लीगल पर्सन कैन ओन शेयर इन अ कंपनी इंक्लूडिंग अदर कंपनीज। इट इज वेरी कॉमन इन प्रैक्टिस फॉर सम कंपनीज टू ओन सम और ऑल ऑफ शेयर ऑफ द अदर कंपनी। मसलन आज जाके अगर आप इंटरनेट पे कोई इंटरनेट का पॉजिटिव इस्तेमाल भी करें ना, अगर आज जाके आप निशात मिल लिमिटेड की वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक है ना, निशात मिल लिमिटेड की वेबसाइट पे जाएं तो इसके पिछले साल के अकाउंट्स पड़े हुए होंगे, यहाँ पर डाउनलोड कर लें, बैलेंस शीट रीड करें तो आपको पता चलेगा निशात मिल के इन्वेस्टमेंट्स के अंदर लिखा होगा हमने डीजी सीमेंट में भी इन्वेस्टमेंट की है, हमने एमसीबी बैंक में भी की हुई है, हमने ईएफयू इंश्योरेंस में भी की हुई है, हमने फलां भी, वो 50 कंपनियां लिखी होंगी। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे यही वाला कानून अवेलेबल है, बिकॉज कंपनी जो है वो दूसरी कंपनीज में शेयर इन्वेस्ट कर सकती है। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी जी, लगेगा, कोई बात नहीं। अगर आपने लिमिटेड लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट को एंजॉय करना है तो डबल, ये तो बाय डिफॉल्ट ही डबल टैक्सेशन है ना कंपनी। आप इसको छोड़ दें, कंपनी क्योंकि सेपरेट है ना, कंपनी अपने प्रॉफिट पर 35% टैक्स पे करेगी, फिर यही प्रॉफिट मुझे मिलेगा एज अ डिविडेंड, मैं एज ए जाहिद कभी दोबारा फिर टैक्स पे करूंगा। कंपनी तो बाय डिफॉल्ट ही डबल टैक्सेशन है, इंटर कंपनी होल्डिंग ना हो तब भी डबल टैक्सेशन है। जबकि हमने कहा था सोल प्रोपराइटर में ऐसा, अगर मैं सोल प्रोपराइटर हूं, मेरे बिजनेस ने टैक्स दे दिया तो मैंने नहीं देना। अगर मैंने पार्टनरशिप बनाई हुई है, पार्टनरशिप ने टैक्स दे दिया तो मैंने नहीं देना, क्योंकि लॉ यही तो कह रहा है कि आप और पार्टनरशिप अलग अलग नहीं है, तो जहां इसके नुकसान है वहां इसके फायदे भी हैं। और जो कहता है कि आप अलग बिजनेस अलग, तो जहां इसके नुकसान है इसके फायदे भी हैं। ठीक है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी उसका फायदा है, डबल टैक्सेशन उसका नुकसान है।
तो वो तो आपको बियर करना पड़ेगा। अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर आप ये बियर करेंगे ऑब्वियसली। तो सारे फ्रॉडियों को चाहिए हमेशा कंपनी बना के काम करें ताकि आपकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रह सके। रिकॉर्ड टूट नहीं तोड़ते, बस कर देते हैं, बस कर देते हैं, हमने रिकॉर्ड नहीं तोड़ना। वो कह रहे रिकॉर्ड टूट गया कि सर ने पूरा लेक्चर पढ़ा दिया, यही कहना चाह रहे हो? नहीं 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 टूट गया, बस कर देते, ज्यादा हो जाएगा। मैंने आपको पहले कहा जितना भी स्लो चले, हम जो मर्जी कर लें, हम इसे एंड तक नहीं लेके जा सकते, ये इतना लिमिटेड सा सिलेबस है। हाँ, हमने एक काम जरूर करना है, और यकीनन आप ऑलरेडी मेरे पास ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने सिर्फ ये ज़रूर करना है, हमने अपने दिमाग को खोलने की कोशिश करनी है, हमने खुद को ग्रूम करने की कोशिश करनी है, हमने अपने अंदर एक प्रोफेशनल इंसान को आने की जगह देनी है। अब आपका ये बिल्कुल अब आपकी आखिरी अटेम्प्ट है। इस अटेम्प्ट में आपने अपने आप को प्रोफेशनली मैनेज करना सीखना है, बिकॉज अब इससे अगला कदम आपका आर्टिकलशिप में जाना है, आपने फर्म में पहुंचना है। तो आपको अपने बिहेवियर के अंदर, अपने उठने बैठने के अंदर, अपनी ड्रेसिंग के अंदर, अपनी हर चीज़ के अंदर चेंज लानी है। आप पहले भी मेरे पास पढ़ते रहे, मैं उस वक्त भी क्लासेस में बात करता हूँ, ये चेंज एक दिन में नहीं आती है। तो अब कम से कम अभी यहाँ से आपके पास 6 महीने का ये सेशन, 2 महीने आगे कोई रफली 8 मंथ्स का टाइम अवेलेबल है। तो फोकस करें इस बात के ऊपर कि भाई आपने अपने आप को ग्रूम करना है, अपने आप की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है। हम उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला तो बड़ा एग्रेसिव होकर कोशिश करना शुरू हमने की है। हम बहुत सारी चीज़ें अनाउंस भी करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। आपने अगर अभी हमारे फेसबुक पे देखा होगा तो हामिद सईद साहब का हमने एक इंटरव्यू किया, आप उसे ज़रूर सुने, उसे बैठ के सुने और उसको तवज्जो से सुने। आप में से कुछ बच्चों ने कॉस्ट अदनान रशीद साहब से पढ़ी होगी, किस किस ने पढ़ी हुई है? अदनान रशीद साहब हम सब में से, क्योंकि वो फर्म भी साथ रन करें, हम सबसे ज़्यादा प्रोफेशनली मैनेज इंसान है, अपने आप को कैरी हम सबसे ज़्यादा करते हैं। इसके बावजूद वो इंटरव्यू सुन के उन्होंने वहाँ सोशल मीडिया पे कमेंट डाले कि यार मैंने बड़ा कुछ सीखा। और उससे अगले दिन हमारा एक अफ्तार पार्टी थी स्टाफ की, तो वहाँ वो बैठे हुए तो कहने लगे, मैंने कहा यार तुमने वो वैसे ही कहते नहीं यार, यकीन जानो मुझे वो बातें पता चली, मुझे पता ही नहीं था कि इन बातों का भी ख्याल करना है। कहने का मतलब ये है कि बेटा सीखने की कोशिश करनी है, आप अपने लर्निंग के मोड में खुद को लेकर आना है। अब आप बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने वाले हैं। अब आपकी रैपिंग और आपकी पैकिंग और आपकी प्रेजेंटेशन ये सब मैटर करती हैं, आप इसलिए आपने उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार होकर आना है। अच्छा, किताब आपने ऊपर से मेरी बुक परचेज कर लेनी है, ठीक है, ऊपर फोटोकॉपी शॉप पे पड़ी होगी, वहाँ से कर लें। ये सब कुछ मैंने एज इट इज़ किताब से कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है ना। और कोई बच्चा इसे आई कैप की किताब से करना चाहे वो भी 100% सेम है। आपको पता है लॉ में तो कोई चेंज हो ही नहीं सकती है। ये सिर्फ यहाँ हमने क्या किया है, टीचिंग की स्किल्स डाल दी हैं ताकि बच्चा थोड़ा सा एंगेजिंग हो जाए, बच्चे को थोड़ी बातें समझ आ जाएं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसे टेंजेबल नज़र आने लगे। अदरवाइज अल्फाज तो लॉ में आपको पता ही, आप पढ़कर आए हैं कि एक फुल स्टॉप और कॉमा भी चेंज नहीं किया जा सकता, लॉ ने तो वहीं रहना है। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे। जी।